हमारा तीसरा मॉडल पेपर है। आइए इसे हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, यदि 26 156 का लघुत्तम समापवर्त 156 हो तो इसका महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो चूंकि आपको यहाँ पर तीन संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं दी गई हैं 26 और 56, तो आप 26 से अगर हम 56 को भाग करते हैं भाग विधि से निकाल लेंगे तो देखिए 6 बार बच्चों भाग जा रही है, 6 चरण 36, 6 दूनी 12, 3 15। इसका मतलब इसका महत्तम समापवर्त कितना होगा 26, जो कि ऑप्शन आपको बी में मिल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में अपरिमेय संख्या बताइए। तो अपरिमेय संख्या वो होती है जिसका हम रूट नहीं निकाल सकते। क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 आपकी परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या से अगर हम अपरिमेय संख्या यहाँ घटाते हैं तो ये भी संख्या हमारी अपरिमेय ही होगी, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि ये नहीं होगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता, 5/1 हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा। यानी किसी भी परिमेय संख्या से यदि हम अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो वो भी संख्या हमारी अपरिमेय ही होती है। अगला प्रश्न है, रेखा x-2 बराबर 0 और y+6 बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो हम इन दोनों को बच्चों हल कर लेंगे। तो जैसा कि हमारे पास दिया x-2 = 0, देन x = 2 आएगा, y+6 = 0 है तो y = -6 आएगा। इसका मतलब इसका प्रतिच्छेद बिंदु 2, -6 आएगा। 2, -6 ऑप्शन डी में आपका मिल रहा है। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल। तो अगर अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा है तो यह आपको जो दो रैखिक समीकरण होते हैं उनकी अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर सी में मिल रहा है। अगला प्रश्न है, समीकरण 5x² - 3x + 2 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण से इसकी तुलना कर लेंगे। ax² + bx + c = 0, जहाँ a हमारा यहाँ पर देखिए बच्चों 5 है, b बराबर यहाँ पर -3 है और c बराबर 2 है। मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a माइनस b, यहाँ पर हमारा -3 है अपान a, और a की वैल्यू यहाँ पर 5 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5, यानी 3/5 देखें यहाँ कहाँ पे आता है भाई, 3/5, यानी पांचवें का हमारा जो ऑप्शन है वो बच्चों ए वाला देखें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर पर घंटे, धारा की चाल 3 किलोमीटर हो, धारा के विपरीत क्या होगी। कोई भी अगर पानी है आपका, उसमें एक नाव 8 किलोमीटर पर घंटे से चल सकती जब बहाव नहीं है, और अगर ये बहाव के साथ जाएगी तो बहाव इसका 3 है तो हो जाएगा 8 × 3 = 11 किलोमीटर। यदि इसके विपरीत नाव चल रही है तो ये धारा उसकी चाल को काटेगा, यानी उल्टी दिशा में। तो जो भी नाव की चाल होगी माइनस धारा की चाल, तो पूरा धारा के विपरीत, तो ये हो जाएगी 5 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 20, x, 30 का समांतर श्रेणी में है तो x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर सार्वंतर लगाएंगे। सार्वंतर क्या होता है, द्वितीय पद a2 - a1 बराबर a3 - a2। इसका मतलब यहाँ दूसरा पद x है, x में से हम 20 को घटाएंगे बराबर, और यहाँ a3 30 है, 30 - a2 x है, x को इधर ले आए तो x पहले से है प्लस x बराबर 30 प्लस इधर 20 ले गए, 30 20 बच्चों 50 होगा, ये 2x होगा, तो x बराबर 50/2 हो जाएगा, यानी 25। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 25 आएगी। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि घटना E की प्रायिकता P हो तो इसकी घटना या तो 0 होगी या 0 के बराबर होगी,
या फिर बहुत ज़्यादा एक से या तो छोटी बहुत ज़्यादा एक के बराबर हो सकती है, यानी प्रायिकता 1 और 0 के बीच या ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। पिछली बार ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था। दो बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है बच्चों √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 हमारा कितना है 2 है और x2 हमारा 4 है का होल स्क्वायर प्लस y1 यहाँ पर हमारा 3 है, y2 1 है उसका होल स्क्वायर, यह आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो आएगा √8। इसका वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 2√2। यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल। तो आप शून्यकों का योगफल बच्चों क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा में पहले ही बता चुका था -b/a। यहाँ पर b की वैल्यू 5 है तो -5 और a की वैल्यू 3 है तो हो जाएगा -5/3, यानी ऑप्शन आपको सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है बिंदु -4, 0, 4, 0 और 3, 0, 3 के शीर्ष क्या होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे कर लूँ, इसे मैं ए मान लूँ, इसे बी और इसे सी, चूंकि ये त्रिभुज देखे दिए हैं तो पहले मैं ए बी के बीच की दूरी निकालने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम अगर ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी ए बी बराबर √x1 यहाँ -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, 4 और 4 8 हो गया यहाँ पे, तो 8 28 64 और 64 का वर्गमूल 8 होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका 8 आ गया। अब मैं अगर BC निकालूं, BC बच्चों क्या आ जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग 4 16, 3 का 3 3 9, 16 9 25, यानी ये 25 का 5 आएगा बच्चों। अब हम CA निकाल दें, CA क्या हो जाएगा, अब C का मतलब 0 माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, 4 चक्कू 16, 3 तिहाई 9, 16 9 25, इसका वर्गमूल 5, यानी उसकी भुजा आ रही है 8 5 5। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो tan ए की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ए बी और सी, जहाँ पर हमें साइन ए बराबर क्या होता है, अगर एंगल ए लिया, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब आप पाइथागोरस के प्रमेय से आप यहाँ पर ए बी निकालोगे तो ये ए बी पाइथागोरस प्रमेय में क्या लगाओगे आप, यहाँ से AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², जहाँ से करोगे तो 3 निकल आएगी। फिर आप यहाँ से tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, चूंकि लंब 4 है, आधार यहाँ 3 निकला है तो 4/3, यहाँ से आप 4/3 चुन लेंगे, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगर आप अगले प्रश्न की बात करें, sin² थीटा प्लस 1/1 प्लस tan² थीटा इक्वल टू मान क्या होगा। तो ये देखिए आपका यहाँ पर साइन थीटा ही रखेंगे तो ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा, यानी sin² थीटा प्लस 1/tan², ये होता है बच्चों sec², तो हो गया sec² थीटा। अब आप इसको क्या करें, ये तो sin² थीटा ही लिखा रहने दीजिए और 1/sec² हो जाएगा
कास स्क्वायर थीटा। अब ये बन गई हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीकरण है, आइडेंटिटी है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ये हो जाएगा यहाँ से 1, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक रेखाखंड ए बी, कोई एक रेखाखंड आपका ए और बी है जिस पर एक बिंदु P इस प्रकार विभक्त करता है कि बी पी, यानी यहाँ से कोई एक ये P है तो ये बी पी यानी इधर 3 भाग है, 3 के मान लीजिए, और इधर ये 7 के मान लीजिए, और ए बी है पूरी, ये वाली पूरी ए बी 7 के। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ से, अगर आप देखो ये पूरी 7 है तो ये कितनी हो जाएगी, 7 में से 3 निकल के जाएगा, 4 के हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है ए पी, तो यहाँ पर ए पी आपकी कितनी हो जाएगी, ए पी बराबर 4 के, और दूसरा आपसे पी बी, ये आपका 3 के, दोनों का अगर अनुपात कर दोगे के कट जाएगा, 4:3, यानी 4:3, ऑप्शन डी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मैं इसका परिधि देख लेता हूँ, 2πr बराबर 22 है, तो यहाँ से r अगर निकालोगे 22/2 तो 22/2 हो गया 22/7, 22 कट जाएगा तो त्रिज्या आ जाएगी 7/2। इसका मतलब त्रिज्या अगर आपकी 2 है और इसमें 4 चतुर्थांश बनेंगे जहाँ पर इसका कोण 90 डिग्री होगा, तो इस पोर्शन का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा πr² θ/360। पाई हो गया 22/7, r हो गया 7/2 इंटू 7/2 πr² थीटा 90/360। 90 एकम 90 चक्कू 4 एक कट गया आपका यहाँ से, और यहाँ से आप 1 7 और 7 काट सकते हैं, 1 2 और 2, यहाँ पर हमारा हो गया, ऊपर बचेगा ये देखिए बच्चों 11, ठीक है, कितना बचेगा, 11 बचेगा, और ये के 7 बचेगा, 11 सती 77, 4 दूनी 8, यानी 77/8। तो 77/8, 15 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, एक वलय को निर्मित करने वाले 2 संकेंद्री वृत्तों की परिधियां 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है। पाई की वैल्यू अगर 22/7 हो तो वलय की चौड़ाई क्या होगी। मान लीजिए एक वलय आपका ये है और दूसरा वलय आपका ये है, इसकी पहले वाली त्रिज्या मान लो r1 है, दूसरे की r2 है। चूंकि इनकी परिधि अगर हम निकालें तो 2πr1 माइनस 2πr2 में पहले दोनों परिधियों का अंतर कर देता हूं तो ये आ जाएगा 88 माइनस 66। इससे होगा क्या, 2π कॉमन हो जाएगा, r1 माइनस r2 बराबर 22। तो यहाँ से ये हमारा बचेगा r1 माइनस r2, ये क्या होगा, r1 में से r2 घटा दोगे तो ये तार की आपकी मोटाई यहाँ से निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगी 22/2 पाई। अब आप 22/2 पाई का मान 22/7 ऊपर कर दोगे, कट जाएगा तो आ जाएगा 7/2। इसका मतलब तार की जो मोटाई है 7/2 सेंटीमीटर होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर और भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई यदि 20 सेंटीमीटर तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन। अब मान लीजिए पाइप आप कैसे बनाते हो, पाइप आपका ऐसे जो है ये बना होगा, तो अब आप इस पाइप को अगर आप देखोगे तो अगर मैं क्या करूं, इसका बाहरी आयतन निकाल लूं और अंदर का आयतन निकाल दूं तो ये वाली जो धातु लगी है ये आपका बच जाएगा। तो इसके लिए हम आयतन क्या फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है πr²h। अब आप यहाँ से करोगे क्या, मान लेते हैं πr1h² माइनस πr2²h, ये क्या हो गया, आयतन निकल आएगा। तो यहाँ से पाई
और h कॉमन कर लीजिए, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। चूंकि व्यास 4 है बाहर का तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 2, तो हो जाएगा पाई इंटू ये 2 का स्क्वायर, और ये व्यास 3 है तो 3/2 यानी 1.5 हो जाएगा। 1.5 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई 20 है। चूंकि यहाँ पर इन्होंने हल नहीं किया है तो न हल करने की वजह से यहाँ पर आपको ऑप्शन बी वाला देखिए मिल रहा है, 2 स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट 20 इंटू आपका पाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी बेलन का आयतन क्या होता है। अभी मैंने बता चुका हूँ बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंकड़े 2, 8, 4, 6 की माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए आंकड़ों को या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखने पर अगर मैं बढ़ते हुए क्रम में लिखूं, पहला देखिए सबसे छोटा 2 है, 2 से बड़ा यहाँ 4 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8 है। माध्यिका मतलब मध्य में अगर मैं एक इधर छोड़ दूं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो देखिए माध्यिका कितनी हो गई बच्चों, 5। क्योंकि यहाँ पर पदों की संख्या विषम थी इसलिए माध्यिका निकालना बहुत आसान हो गया। अगला प्रश्न है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। चूंकि माध्य का फार्मूला होता है प्राकृतिक के लिए n+1/2, चूंकि यहाँ पर 9 है, 9 + 1/2 तो हो जाएगा 10/2, 10 का आधा 5, यानी यहाँ से 5 सही होगा। कुल मिला के आज हम यहाँ पर 20 प्रश्न लेंगे। कुछ हमारे 2 चैप्टर भी छूटे हैं, उनको मैं अगले 10 प्रश्नों में कवर करा दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।